ये एक जेल हो सकती है, लेकिन ये साधारण से बहुत अलग है। असल में ये दुनिया की अब तक की सबसे आलीशान जेल है। एक शानदार नाइट क्लब से लेकर जहां पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं के साथ नाचता था, एक खौफनाक टॉर्चर चैम्बर तक जहां उसके दुश्मन अंधेरे में गायब हो जाते थे। लेकिन कोलंबिया ने इसके अंदर की बातों को गुप्त रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? ला कैथेड्रल के अंदर क्या छिपा है? सुबह के 10 बजे एस्कोबार अपने बिस्तर पर लेटा है और आने वाले दिन के बारे में सोच रहा है। ये एस्कोबार की कोठरी है, लेकिन ये आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। इसमें एक किंग साइज बेड है जिस पर बेहतरीन मिस्र के लिनेन की चादरें बिछी हैं। चारों ओर लाखों डॉलर की पेंटिंग्स, ओक की लकड़ी का फर्नीचर और दीवार जितनी लंबी बुक शेल्फ है। बिस्तर के पीछे वर्जिन मैरी की नीली सिरेमिक टाइल से बनी एक हस्तनिर्मित कलाकृति दीवार की शोभा बढ़ाती है। उसका कमरा उसके दफ्तरों में से एक के रूप में भी काम आता है। उसके बिस्तर के बगल में उसका वर्क स्टेशन है। सलाखों के पीछे रहकर भी यह कार्टेल बॉस दुनिया के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्यों में से एक चला रहा है। एस्कोबार जैसे आदमी के लिए उसकी छवि ही सब कुछ है। जेल में भी एस्कोबार लगातार अपने रूप, रंग और साफ सफाई पर बहुत ध्यान देता है। वह खुद को बहुत संवारता है, 45 मिनट तक अपने दांत ब्रश करता है और अपने बड़े पेट की वजह से वह हर सुबह अपना वजन मापता है। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का हर दिन उतार चढ़ाव भरा होता है और आज भी कुछ अलग नहीं है। सुबह के 11 बजे नाश्ते के लिए जाते समय एस्कोबार दीवार पर लगे अपने और कार्टेल के बड़े सदस्यों के वांटेड पोस्टर के पास से गुजरता है। वह वहां एक ट्रॉफी की तरह भूरे रंग के लकड़ी के फ्रेम में लटका हुआ है। उसने विलेन की अपनी भूमिका को पूरी तरह अपना लिया है और अपने खिलाफ जारी हर वांटेड पोस्टर को गर्व से दिखाता है। उसका किचन और लिविंग रूम बिल्कुल नए हैं, जिनमें बेदाग संगमरमर, चमकदार उपकरण और सुंदर सजावट है। लेकिन वह यहां खाना नहीं खाएगा। एस्कोबार शायद ही कभी अकेले खाना खाता है। ला कैथेड्रल में वह हमेशा अपने सबसे करीबी साथियों से घिरा रहता है। एस्कोबार जेल के दूसरे हिस्से की ओर जा रहा है। चलते समय वह अपने खास लेफ्टिनेंटों और शिकारियों के कमरों के पास से गुजरता है। अपने बॉस की तरह उनके कमरे भी आलीशान तरीके से सजे हुए हैं। एक कमरे के बीच में एक बड़ा गोल बिस्तर है जहां आमतौर पर ईसा मसीह की मूर्ति होती। एस्कोबार का एक विशाल ब्लैक एंड व्हाइट चित्र लटका है ताकि उसके गुंडों को याद रहे कि वह हमेशा देख रहा है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि कोलंबियाई सरकार इस जेल और इसके विवरण को जनता से छिपाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। वापस अंदर बॉस अपने दिन की शुरुआत करता है। आज एस्कोबार अपने विशाल कैसीनो के अंदर अपने लेफ्टिनेंटों के साथ भोजन करेगा। लगभग 500 वर्ग मीटर का यह कमरा वह जगह है जहां नार्को अपना अधिकांश समय बिताता है। जैसे ही वह बैठता है, एस्कोबार के लिए उसका रोजाना का नाश्ता लाया जाता है। उसका निजी रसोइया चावल, अंडे, रोस्ट बीफ, फ्राइड प्लांटैन, अरेपा, चुकंदर सलाद की एक पारंपरिक कोलंबियाई थाली बनाता है और साथ में एक गिलास दूध देता है। कल्पना करना कठिन हो सकता है, लेकिन हम सभ्यता से मीलों दूर एक ऊबड़ खाबड़ जंगली पहाड़ पर हैं। और फिर भी यहाँ एस्कोबार ने एक औद्योगिक स्तर का सेटअप तैयार करवाया है जो बेहतरीन से बेहतरीन रेस्टोरेंट के लिए भी उपयुक्त है। ये कई फ्रिज और खाना पकाने के क्षेत्रों से पूरी तरह सुसज्जित है। इनमें से सिर्फ एक फ्रिज की कीमत $5,000 से ज्यादा हो सकती है। सिर्फ पूरी रसोई पर ही बॉस के लगभग $75,000 खर्च हो गए। अभी रसोइये और कर्मचारी इस $1 मिलियन की जेल में एक सामान्य घटना के लिए तैयार हैं। लेकिन आज रात कुछ अलग है। शाम 5 बजे 2 मेहमान आने वाले हैं जिनकी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनेगी। दोपहर के 1 बजे एस्कोबार अपना भोजन समाप्त करता है। भले ही वह अनगिनत अपराधों के लिए सलाखों के पीछे है, उसका अंतर्राष्ट्रीय ड्रग साम्राज्य अभी भी घड़ी की तरह चलता है। एस्कोबार खड़ा होता है और ऑफिस की ओर चल देता है। यह बताने का शायद एक अच्छा समय है कि पाब्लो एस्कोबार आखिर सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा।
1970 और 80 के दशक तक मेडेलिन कोलंबिया दुनिया भर में कोकीन व्यापार का केंद्र बन गया था। ड्रग्स बाहर जा रहे थे और अकल्पनीय मात्रा में पैसा अंदर आ रहा था, लेकिन गिरोह, संगठन और ड्रग लॉर्ड्स आपस में बटे हुए थे। एस्कोबार ने एक चतुर ड्रग लॉर्ड होने के नाते इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपने आकर्षण और शक्ति का उपयोग इन सभी अलग अलग समूहों को अपने बैनर तले एकजुट करने के लिए किया। आंतरिक मतभेदों के सुलझने के साथ मेडेलिन कार्टेल हर साल अरबों डॉलर कमाने में सक्षम हो गया, लेकिन इस सब की एक कीमत चुकानी पड़ी, एक घातक कीमत। अपने सुनहरे पिंजरे में वापस एस्कोबार ऑफिस जाने से पहले थोड़ा रुकता है। उसके पास ठीक बाहर एक टेलीस्कोप लगा है, जिसका रुख पहाड़ के नीचे उसके परिवार के घर की ओर है। एस्कोबार ने अपने परिवार पर कड़ी नजर रखने और मुलाकातों को आसान बनाने के लिए जेल के पास यह घर खरीदा था। उसकी पत्नी मारिया, जिससे उसने तब शादी की थी जब वह 26 साल का था और वह 15 की थी, अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी, सेबेस्टियन और मैनुएला। जेल बनाने का निर्णय रणनीतिक था, जो सिर्फ एक अविश्वसनीय दृश्य से कहीं अधिक प्रदान करता था। बचपन में उन्होंने इन पहाड़ियों में अनगिनत घंटे बिताए थे, जिसका मतलब है कि वह इस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। ऊंचाई सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है, जिससे उन्हें जेल की ओर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखने में मदद मिलती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत भाग सकें। जैसे ही एस्कोबार टेलीस्कोप से देखते हैं, उनका गुर्गा उन्हें एक टेलीफोन थमाता है। उनकी बेटी लाइन पर है। वह अपने दूरबीन से ऊपर उनकी ओर देख रही है और अपने पिता से बात कर रही है। मैं गुड़ियाघर कब जा सकती हूँ? वह पूछती है। उनके पिता के कमरे से कुछ फीट की दूरी पर एक आदमकद गुड़ियाघर बना है। यह उन छोटी छोटी बातों में से एक है जो इस जेल को इतना अजीब बनाती हैं। एक छोटी बच्ची का गुड़ियाघर, जो साधारण से बहुत दूर है, उसी जेल में है जहां इसकी दीवारों के ठीक पार एस्कोबार कुछ बहुत ही खौफनाक आदेश देने वाले हैं। एस्कोबार अपने दफ्तर में जाते हैं और बैठ जाते हैं। उनके सामने सफेद इतालवी संगमरमर की एक मेज है। उनके पीछे उसी से मेल खाती किताबों की अलमारी है। उनका पूरा दफ्तर, जिसमें काले चमड़े के सोफे और खूबसूरती से सजे पर्दे शामिल हैं, ऐसा लगता है जैसे वह किसी 5 स्टार होटल का हिस्सा हो। लेकिन आज एस्कोबार के पास अपने आसपास की चीजों की सराहना करने के लिए बहुत कम समय है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, धोखा। जैसा कि हमने पहले बताया था, एस्कोबार के कार्टेल के उदय की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। एस्कोबार ने अनगिनत लोगों की हत्या के आदेश दिए थे, जिनमें बहुत लोकप्रिय राजनीतिक और व्यावसायिक नेता भी शामिल थे। वह आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसमें एक व्यावसायिक विमान को गिराना शामिल था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस विशाल आपराधिक साम्राज्य ने उन्हें सरकारों और अपराधियों दोनों के निशाने पर ला दिया। इस वजह से वह हद से ज्यादा शक्की हो गए थे। एस्कोबार को हर कोने में दुश्मन नजर आते थे, यहां तक कि वहां भी जहां कोई नहीं था। अपनी मेज पर बैठकर एस्कोबार फोन उठाते हैं और फर्नांडो गैलियानो को फोन करते हैं। वह बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कार्टेल के सभी सरगनाओं को आदेश दिया था कि वे उन्हें हर हफ्ते $5 लाख भेजना शुरू करें। पाब्लो एस्कोबार के सीधे आदेश की अवहेलना करना ऐसी चीज नहीं है जिससे बहुत से लोग बच सकें, कम से कम सलामत तो बिल्कुल नहीं। एस्कोबार और गैलियानो के बीच बहस होती है और वे दोनों ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं जिन पर गैलियानो को पछतावा होगा। अंत में एस्कोबार आदेश देते हैं कि वह और उनके सहयोगी तुरंत जेल आएं। वह गुस्से में फोन पटक देते हैं। शाम के 5 बजे जेल की दीवारों के बाहर कुछ कारें जेल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती हैं। उनमें से एक के अंदर दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, रेने हिगुइता, जो कोलंबियाई राष्ट्रीय टीम के गोलकीपर हैं। उनके बगल में महान डिएगो माराडोना है, अर्जेंटीना और खुद फुटबॉल की शान। वे यहां सिर्फ एस्कोबार के साथ दोस्ताना बातचीत के लिए नहीं आए हैं। वे जेल के पीछे बने 2 अत्याधुनिक फुटबॉल मैदानों में से एक पर एक निजी मैच खेलने वाले हैं। मुख्य फुटबॉल का मैदान, जो आकार में लगभग जेल के बराबर है, कथित तौर पर शहर के सबसे अच्छे मैदानों में से एक है।
इसके चारों ओर लगी फ्लडलाइट्स इतनी चमकदार हैं कि दर्जनों मील दूर मेडेलिन के लोग भी बता सकते थे कि एस्कोबार कब मैच खेल रहा है। डिएगो माराडोना ने बाद में कहा था, हमने अपनी टीमों के लिए फॉरवर्ड के रूप में मुकाबला किया और ड्रग लॉर्ड कई गोल करने में सफल रहा। मैच के बाद एस्कोबार और उसके मेहमान परिसर के मुख्य हिस्से ग्रैंड कैसीनो हॉल की ओर जाते हैं, जहां किंगपिन अपना ज्यादातर खाली समय बिताता है। 450 वर्ग मीटर में फैला यह विशाल कमरा सिर्फ एक गेमिंग सेंटर से कहीं ज्यादा है। कैसीनो हॉल हर तरह की सुख सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। एक कोने में 2 पूल टेबल रखी हैं, साथ ही एक पिंग पोंग टेबल और कई कैसीनो शैली के गेमिंग स्टेशन भी हैं। इन सब के बीच में एक छोटी सी वेदी है जो उसके प्रिय महादूत सेंट माइकल को समर्पित है। कहा जाता है कि एस्कोबार सुरक्षा के लिए संत से प्रार्थना करता है। उसका मानना है कि ईश्वरीय शक्ति उसे कानून से बचाती है, बावजूद इसके कि उसके साम्राज्य को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बढ़ रहे हैं। लेकिन यह कमरा सिर्फ मौज मस्ती और खेल के लिए नहीं है, इसका एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू भी है। पीछे की तरफ उसकी और उसके लेफ्टिनेंट की कीमती मोटर बाइकों के लिए स्टोरेज है। विडंबना यह है कि हॉल का आधा हिस्सा जेल की सलाखों से घिरा हुआ है, लेकिन ला कैथेड्रल में ये सलाखें किसी को अंदर बंद करने के लिए नहीं हैं। वे सचमुच कोलंबियाई और विश्व अधिकारियों का मजाक हैं। एस्कोबार कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये सलाखें इस बात की याद दिलाती हैं कि कैदी होने के बावजूद कोई उसकी आजादी नहीं छीन सकता। वह अपने परिसर के अंदर और बाहर आता जाता रहता है, ऐशो आराम और विलासिता का जीवन जीता है, कैद के दिखावे के बावजूद। शाम के 7 बजे हॉल हंसी, गिलासों के टकराने और जोरदार बातचीत की आवाजों से गूंज उठता है। विशाल हॉल को एक जीवंत डांस फ्लोर में बदलने के लिए मेजों को एक तरफ खिसका दिया जाता है। स्पीकरों से संगीत गूंजता है और मेहमान, जैसे जैसे उत्सव बढ़ता है, सिसारियो, कैपोस, फुटबॉल खिलाड़ी और एस्कोबार के करीबी लोग महिलाओं के साथ घुल मिल जाते हैं। पार्टी अब पूरे शबाब पर है। एस्कोबार, जो अच्छे समय के अपने शौक के लिए मशहूर है, बिना किसी रोक टोक के आनंद लेता है। शराब, व्हिस्की, रम और शैंपेन खुलकर चलती है और सिगार का गाढ़ा धुआं हवा में छा जाता है। नार्को किंगपिन भीड़ के बीच घूमता है, कभी डांस फ्लोर पर केंद्र में होता है तो कभी पीछे बैठकर देखता है। अपना गिलास उठाए हुए उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खेल रही होती है। लेकिन विलासिता और अधिकता के बीच भी कोई भी हवा में मौजूद तनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एस्कोबार एक ऐसा व्यक्ति है जो जोखिमों पर जीता है और हर कोई जानता था कि उसका मूड पल भर में बदल सकता है। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, शाम का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रात के 10 बजे कंपाउंड के गेट पर कारों का एक और काफिला दिखाई देता है। उनका तरीका काफी शांत। जैसे ही वे अंदर आते हैं, एस्कोबार का एक सिसारियो उसे खबर देता है। शाम का बेफिक्र मिजाज उसके चेहरे से गायब हो जाता है और उसकी जगह कुछ बहुत ही भयानक ले लेता है। संगीत बजता रहता है। हॉल में अभी भी हंसी गूंज रही है, लेकिन एस्कोबार का दिमाग अनकहे ख्यालों से भर जाता है। पाब्लो एस्कोबार ने पिछले कुछ घंटों से जो मुखौटा पहन रखा था, वह अब उतरने वाला है। वह अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों के एक छोटे समूह के साथ कैसीनो हॉल से बाहर निकलता है। संगीत और हंसी उनके पीछे छूट जाती है, क्योंकि वे कंपाउंड के एक सुनसान हिस्से, कुख्यात टॉर्चर चैम्बर की ओर बढ़ते हैं। अंदर फर्नांडो गैलियानो है। दिन में पहले एस्कोबार ने उसे बुलाया था और अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। गैलियानो घबराया हुआ खड़ा था। यह कमरा खुद कंपाउंड के बाकी हिस्सों की विलासिता के बिल्कुल विपरीत है। ठंडी, नंगी दीवारें उन्हें घेरे हुए हैं और मध्यम रोशनी किसी फिल्म के दृश्य जैसी है। यह चैम्बर ड्रग किंगपिन के खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी पड़ाव है। एस्कोबार प्रवेश करता है, उसका व्यवहार बर्फ जैसा ठंडा है। वह समय बर्बाद नहीं करता। एक सख्त निगाह के साथ वह गैलियानो से $5 लाख की साप्ताहिक फिरौती देने से इनकार करने के बारे में सवाल करता है। गैलियानो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। उसे क्या पता कि जिस पल उसने मुख्य दरवाजे से कदम रखा था, उसी पल उसकी किस्मत का फैसला हो गया था।
एस्कोबार के आदमी उसे दबोच लेते हैं। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि आगे क्या होता है। भयानक अफवाहें फैलती हैं। सिर्फ नतीजा ही तय है, गैलियानो ला कैथेड्रल से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। एस्कोबार कमरे से बाहर निकलता है और उसके गार्ड उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जब यह हो जाता है तो लाश को जल्दी से ठिकाने लगा दिया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब एस्कोबार को इस तरह के विश्वासघात से निपटना पड़ा है। आप शराफत दिखाकर वैश्विक ड्रग साम्राज्य के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। उसने इस रास्ते में अनगिनत दुश्मन बनाए हैं। देश को कुछ शक्तिशाली पूंजीपतियों की असलियत जाननी चाहिए उन अपराधों के बारे में जो उनके मालिकों ने अपनी शानदार संपत्ति बनाने के लिए किए थे। और समय के साथ उसका डर और भी बढ़ गया है। गैलियानो का हश्र, खून खराबे और प्रतिशोध के लंबे इतिहास का सिर्फ एक अध्याय है। एस्कोबार का डर बेबुनियाद नहीं है। वह जानता है कि बाहर जो दुश्मन उसने बनाए हैं वे इंतजार कर रहे हैं। वे राजनीतिक नेता जिनकी उसने हत्या करवाई थी, प्रतिद्वंद्वी कार्टेल और कई देशों की पुलिस बल। हर दिन जब तक वह आजाद रहता है उसकी जान का खतरा और बढ़ता जाता है। यही वह डर था जिसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। आज सुबह तस्कर पाब्लो एस्कोबार के आत्मसमर्पण को नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध में एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। ला कैथेड्रल में खुद को बंद करना वास्तव में उसका सबसे सुरक्षित विकल्प था। यहाँ अपने ही आदमियों और किले जैसी दीवारों से घिरा हुआ वह अपनी जान की चिंता के बिना अपना काम जारी रख सकता था। जैसे ही एस्कोबार कैसीनो हॉल में वापस आता है, पार्टी की रौनक वैसी ही बनी रहती है। संगीत अभी भी गूंज रहा है, मेहमान नाच रहे हैं और माहौल हमेशा की तरह जीवंत है। एस्कोबार बड़ी सहजता से वापस जश्न में शामिल हो जाता है, जैसे कि उसके हाथ खून से सने न हों। अनजान आंखों के लिए यह अय्याशी की बस एक और रात है। फिर भी उसके सबसे करीबी लोग सच जानते हैं। धोखा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता और बगावत की कीमत हमेशा जानलेवा होती है। काम के इस क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है और एस्कोबार का समय भी आने वाला है। रात के 2 बजे एस्कोबार अपने कमरे की ओर चल देता है, उन समस्याओं से बेखबर जो उसने शुरू कर दी हैं। उसके दुश्मन उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, जिससे भागना ही उसका एकमात्र विकल्प बचा है। एक और हत्या से आगाबबूला सरकार उसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित करने की मांग करती है। उसके अपने साथी जो अब दुश्मन बन चुके हैं, उन्हें भी अपनी जान का डर सता रहा है। एस्कोबार, एक बेरहम कातिल, अपनी ही आलीशान जेल से तब भाग निकला जब अधिकारियों ने उसे दूसरी जेल भेजने की कोशिश की। 22 जुलाई 1992 को ला कैथेड्रल एक बार फिर उसी तरह काम करेगी जैसा सोचा गया था। जैसे ही सेना करीब आती है, एस्कोबार खराब बनी बाड़ और दीवार के रास्ते चुपके से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। वह अपनी 5 साल की सजा के केवल 13 महीने ही काट पाता है। 1.5 साल बाद एक विशेष पुलिस इकाई उसे एक सुरक्षित ठिकाने तक ट्रैक कर लेती है। छत पर पीछा करने के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पाब्लो एस्कोबार, जो शायद इस ग्रह का सबसे खतरनाक आदमी था, मारा जाता है। वह केवल 44 साल का था। दूसरी ओर जेल कुछ और वर्षों तक टिकी रहती है, लेकिन वह भी ढहने लगती है। छिपे हुए खजाने की कहानियों के कारण कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं और परिसर को लूटने लगते हैं, उसे एक एक करके तोड़ देते हैं। 90 के दशक के अंत तक पूरा ढांचा पूरी तरह से हटा दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे उस महल का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोलंबिया ने पाब्लो एस्कोबार की कैद को सख्त नियंत्रण के संकेत के रूप में पेश किया और उसकी गिरफ्तारी को नशीली दवाओं के खिलाफ देश की जंग में एक बड़ी जीत बताया। इस छवि को बनाए रखने के लिए मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा गया और जांच से बचने के लिए उसकी जेल के अंदर की आलीशान हकीकत के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई। वह स्थान जहां कभी ला कैथेड्रल हुआ करती थी, अब गरीब बुजुर्गों के लिए एक मठ और नर्सिंग होम है। जहां कभी ड्रग लॉर्ड ने पाप और यातना का किला बनाया था, अब वह राहत और उपचार की जगह है। फिर भी इसके काले इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और इसके निवासी निस्संदेह पाब्लो एस्कोबार, एल पैट्रॉन के उन उथल पुथल भरे वर्षों को आज भी याद करते हैं।